हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले पॉलिटी के 4 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 भी फिनिश हो चुका है, ये पार्ट 2 है। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, उसे विजिट कीजिए, काफी कुछ है वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। फंडामेंटल राइट से ये 6ठा क्वेश्चन है। बाकी के 5 क्वेश्चन आप पार्ट 1 में जाकर के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी द एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ये 2004 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन ए है आर्टिकल 24, ऑप्शन बी है आर्टिकल 45, ऑप्शन सी है आर्टिकल 330 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 368। आप इसे अटेम्प्ट करें। यह फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं इसका ऑप्शन होगा ए। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसे एक बार और देख लेते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज। तो यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हजार्डस प्लेस पे काम करने के लिए रोकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 लाया था। यह एक्ट काफी ज्यादा प्रोसेसेस से और जो वर्क थे हजार्डस वर्क उससे प्रोहिबिट करता था बच्चों को काम करने के लिए, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे टाइम टू टाइम अमेंड किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर एक अमेंडमेंट 2016 में हुई, उस समय इसका नाम भी बदला गया और नाम हो गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इसमें किसी भी, इट्स नॉट ओनली हार्मलेस, किसी भी एक्टिविटीज में 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। पहले सिर्फ 18 ऑक्यूपेशंस को आइडेंटिफाई किया गया था और 65 प्रोसेसेस को। अब किसी भी एक्टिविटी में 14 साल से कम उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस एक्ट से मेक श्योर किया गया। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबोव स्टेटमेंट। ये 2018 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बी है आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4। सी है आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स ग्रांटेड इन पार्ट 3rd। डी है आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजन अंडर द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स अज्यूम आपको यह क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? आपको याद होगा कि राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ग्रांट किया है। तो आपका यह ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट काफी पहले हुआ था, 44th अमेंडमेंट भी पहले हुआ था 42nd के जस्ट बाद, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में। फिर आपको ध्यान आएगा कि जो आर्टिकल 17 है वो हमने डिस्कस किया है, वो कुछ और ही है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आर्टिकल 17 क्या है। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। अगर इन दोनों में आपके पास कंफ्यूजन भी होता है, फिर भी आपके पास 50-50 चांस है अटेम्प्ट करने का, तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है सी। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 21 को थोड़े डिटेल से समझते हैं। आर्टिकल 21 यह कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि लॉ में कुछ कहा गया है। और यह राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी हाल ही में नॉन सिटीजन के लिए इस राइट की बात की गई थी, वह नॉन सिटीजन कौन थे? आप कमेंट में जरूर बताइए, सर्च कीजिए गूगल पे और इसे बताइए। फिर आगे यह कहता है, आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट द आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ यह नहीं है, अगर कोई लॉ भी, लेजिस्लेचर कोई लॉ भी उल्टा पुल्टा बनाते हैं तो यह राइट वहां काम आएगी आपको। और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट का सहारा लेते हुए जो भी लेजिस्लेचर के लॉ थे उसे वाइड किया है। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। जो राइट टू लाइफ है, यह सिर्फ आपके एग्जिस्टेंस की बात नहीं करता है, बट एक ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। साथ ही साथ यह मेक श्योर करता है कि आप मीनिंगफुल लाइफ जिए,
कंप्लीट लाइफ जिए और उसका कुछ वर्थ हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है यह राइट। इस राइट का जो डोमेन है वो काफी बड़ा है और बहुत सारे राइट्स इसके अंदर लिए गए हैं, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी का हमने बात कर लिया, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। तो इस तरह के मल्टीपल राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट इन राइट्स की समीक्षा करता है और कोई नए राइट्स ऐड भी करता है आर्टिकल 21 में, तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, बी है राइट्स आर प्रिविलेजेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट, सी है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, डी है राइट्स आर प्रिविलेजेज ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मेनी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने आपसे पूछा था। इस पे आप सोचिए, आप पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोचिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसे हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट्स, ये गलत है। ये स्टेट का तो क्लेम है ही नहीं, ये सिटीजन का क्लेम है। हमेशा राइट सिटीजन को दिया जाता है, स्टेट को कोई राइट नहीं दिया जाता है। बी है राइट्स आर प्रिविलेजेज, ये प्रिविलेज नहीं है, ये आपके बेसिक राइट्स हैं, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाता है, ए भी गलत हो जाता है। सी पे हम बाद में आएंगे। डी ऑप्शन है राइट्स आर प्रिविलेजेज ऑफ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मेनी, राइट्स फ्यू सिटीजन को नहीं है और दूसरा यह प्रिविलेजेज भी नहीं है। सारे राइट्स सारे नागरिकों को एक समान दिया गया है, सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं, किसी को कोई ज्यादा राइट या कम राइट नहीं दिया गया है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं उनको थोड़ा ज्यादा राइट दिया गया है, लेकिन बाकी सारे नागरिकों को एक जैसा राइट दिया गया है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब ऑप्शन सी पे बात करते हैं, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ये सही है। ये हमेशा स्टेट के अगेंस्ट राइट है, एक सिटीजन को स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट आपको राइट दिया जाता है। कुछ राइट्स आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी दिया जाता है, अगर कुछ वह इलीगल एक्टिविटी करता है या लॉ के बियॉन्ड करता है तो, लेकिन मोस्टली राइट्स स्टेट के अगेंस्ट है, तो इसे आप ध्यान रखिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन है सी। फंडामेंटल राइट्स को एनालिटिकल तरीके से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। यह क्या करता है? यह लोगों के अंदर इक्वलिटी लाता है, साथ ही साथ लोगों की डिग्निटी भी मेंटेन करता है, और लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें तो नेशन की यूनिटी बनाए रखता है फंडामेंटल राइट, बिकॉज सभी नागरिक समान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो सभी आपस में यूनाइटेड होकर के रहेंगे। भारत में यह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, साथ ही साथ यह ऑथोरिटेरियन रूल को प्रिवेंट भी करता है और लोगों की लिबर्टी को और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट अगर कुछ अजीब सा रूल बनाता है जिससे लोगों की लिबर्टी जा सकती है, उसे यह प्रोटेक्ट करता है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे भी लिमिटेशन लगाता है और आर्बिट्रीज लॉज जो लेजिस्लेचर बना सकते हैं उस पे भी लिमिटेशन लगाता है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन, यह लॉ का गवर्नमेंट बनाता है, ना कि किसी एक आदमी का गवर्नमेंट बनाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट यह राइट है, इसे आप ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following are regarded as the main feature of the rule of law? इसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि रूल ऑफ लॉ के फीचर्स कौन कौन से हैं। आपका स्टेटमेंट 1 है लिमिटेशन ऑफ पावर, 2 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 3 है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, और डी है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। इन चारों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि रूल ऑफ लॉ के फीचर कौन कौन से हैं। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। जब रूल ऑफ लॉ की बात कर रही है तो पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्यों होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और अगर 3 गलत है तो आपके ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपको बी एंड सी में से चूज करना है। अब सिर्फ आपको यह देखना है कि आपका जो स्टेटमेंट 1 है यह करेक्ट है या नहीं। लिमिटेशन ऑफ पावर, ऑफ कोर्स रूल ऑफ लॉ की बात की जाएगी तो वहां पावर को लिमिट किया ही जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए भी सही हो जाता है, तो आपके आंसर होंगे सी। इसे आप ध्यान रखिए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी लोग कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था सर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन होगा इसका आंसर, लेकिन आपको मैंने एक तरीका बताया सॉल्व करने के लिए, तो आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। रूल ऑफ लॉ को थोड़ी डिटेल से समझते हैं। रूल ऑफ लॉ के अंदर एक एलिमेंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इस लॉ को एवी डाइसी के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। यह एक ब्रिटिश जूरिस्ट है, इसे आप ध्यान रखें। इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर 3 एलिमेंट आते हैं। पहला
एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यह स्टेट के लिए है। नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के अंदर पावर को लिमिट कर दिया गया है, आप लॉ के अंदर ही पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी को पनिश करने का भी। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, मतलब किसी भी तरह से सिटीजन के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, सभी नागरिक लॉ के सामने सेम है। भारत में कुछ इसके एक्सेप्शंस है, उसे भी हम देखेंगे। तीसरा है द प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। भारत में सिर्फ पहले और दूसरे एप्लीकेबल हैं, तीसरा एप्लीकेबल नहीं है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, तो इसे आप ध्यान रखें। यहां यह कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के सोर्स से मिलकर बना है, जबकि ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों के राइट डिसाइड होते हैं, भारत में ऐसा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में ये पहला और दूसरा बस ये दोनों एक्सरसाइज किया जाता है, तीसरा एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन भारत के बारे में नहीं था तो हम तीनों को लेंगे, जो हमारा पावर की बात थी वो थी, और यह इंडिविजुअल राइट की बात थी, और सभी नागरिक इक्वल हैं। भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ के क्या क्या एक्सेप्शन है उसे हम देख लेते हैं। पार्लियामेंटेरियन और जो भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगा अगर वह पार्लियामेंट में कुछ वोट करते हैं या किसी तरह का कुछ बयान देते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर हैं, उन्हें इम्यूनिटी दी जाती है, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। साथ ही साथ जो यूएन के कुछ बॉडीज हैं और एजेंसीज हैं उन्हें भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई है, उन पे भी लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे सवाल आ सकते हैं कि क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है भारत में, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, उसे आप ध्यान रखिए। अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, मतलब सोसाइटी में जो इक्वलिटी है वह किसके एब्सेंस के कारण है। ए है प्रिविलेजेस, बी है रिस्ट्रेंट्स, सी है कंपटीशन और डी है आइडियोलॉजी। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सोसाइटी में कंपटीशन है फिर भी इक्वलिटी है, तो इसका एब्सेंस नहीं है। सोसाइटी में अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी है फिर भी इक्वलिटी है, तो यह भी नहीं है। रिस्ट्रेंट्स भी है फिर भी इक्वलिटी है, तो एक बचता है प्रिविलेजेस, मतलब सभी नागरिक लॉ के सामने इक्वल हैं, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, बाकी सभी नागरिक सेम हैं लॉ के सामने, तो प्रिविलेजेस किसी को नहीं है, उसका एब्सेंस है सोसाइटी में, इसलिए सोसाइटी इक्वल है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे आप ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, बी ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, डी रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। ये मोस्टली फैक्ट बेस्ड सवाल है, इसका आंसर है सी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दो तरह के माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, या 1999 में सवाल पूछा गया था, तो इसे आप ध्यान रखें। यूपीएससी अपने कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करती है और फिर से रिपीट किया है, आपको मैं दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे रिपीट किया है। माइनॉरिटीज का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 30 से आता है, तो इसे डिटेल से समझते हैं। आर्टिकल 30 दो तरह के माइनॉरिटीज को डिफाइन करता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। साथ ही साथ उन्हें सर्टेन राइट्स भी देता है। पहला राइट है राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, मतलब रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर अ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटेड टू देम, मतलब स्टेट अगर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहेगा और उसके लिए कुछ कंपनसेशन अमाउंट फिक्स हैं, तो यह राइट उसे रोकेगा नहीं अगर वह इंस्टीट्यूशन और प्रॉपर्टी माइनॉरिटी के हों तो। इसे आप ध्यान रखिएगा, इस प्रोविजन को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत ऐड किया गया था। अगला है जब एड ग्रांट करेगा स्टेट, तो वह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय माइनॉरिटी। माइनॉरिटी अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रहे हैं तो उनके बीच किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इस आर्टिकल से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि दो तरह के माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है।
ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, इंस्टीट्यूशन दैट सीक्स रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। दूसरा कैटेगरी है इंस्टीट्यूशन दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड। तीसरा है इंस्टीट्यूशन दैट नाइदर सीक रिकॉग्निशन नॉर एड फ्रॉम द स्टेट। जो पहले 2 कैटेगरी में आते हैं उनको स्टेट रेगुलेट करेगा, उनके डे टू डे एक्टिविटी को ध्यान रखेगा, और तीसरी तरह का जो है उसे स्टेट रेगुलेट नहीं करेगा, लेकिन जो जनरल लॉज हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ वहां फॉलो हो रहा है या नहीं, इंडस्ट्रियल लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं, टैक्स लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं, इन्हें ध्यान रखेगा। तो पहले दूसरे कैटेगरी को जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उन्हें स्टेट रेगुलेट करेगा, इसे आप ध्यान रखें। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस पे यूपीएससी ने 1996 में असर्शन एंड रीजन फॉर्म में एक सवाल पूछा था। इसका असर्शन क्या है? द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और रीजन क्या दिया गया है? द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपका ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अभी हमने पढ़ा कि माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, तो आपका असर्शन करेक्ट है। अगर असर्शन करेक्ट है तो आपका ऑप्शन डी गलत हो जाता है। जो रीजन है, द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी करेक्ट है। माइनॉरिटीज कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह एक की तरह बनाया गया था, तो ये भी आपका करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। अब आपको देखना है कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। माइनॉरिटीज कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इससे माइनॉरिटी के डिफिनेशन का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी डिफाइन है या नहीं, इससे माइनॉरिटी कमीशन का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो जो असर्शन है उसका आर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है। फिर बचता है ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप ध्यान रखिए। तो भले ही थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसको फिर से यूपीएससी रिपीट कर सकती है। पूछा जा सकता है कि माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है या नहीं। अगला सवाल है, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाई 2003 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन ए है फर्स्ट अमेंडमेंट, बी है 8th अमेंडमेंट, सी है 9th अमेंडमेंट और डी है 42nd अमेंडमेंट। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर है ए, तो इसे आप ध्यान रखिए। फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल को समझते हैं। 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था और यह अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी और सरकार लैंड रिफॉर्म के लिए अलग अलग लॉ बना रही थी, तो लोग उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे। यह कहते थे कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सरकार ने यह लॉ बनाया कि पार्लियामेंट के पास यह पावर होगी कि 9th शेड्यूल में वो पार्टिकुलर लॉ को प्लेस कर देगी, सो उसका जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड भी बताया था। इसके लिए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल 31B, जिसके तहत आप किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में प्लेस कर दीजिएगा और उसके खिलाफ जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह कहा कि यह जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, और यह उसने केशवानंद भारती जो केस हुआ था उसके जजमेंट में कहा था। उसमें कहा था कि जो भी लॉ अप्रैल 24, 1973 के बाद इसमें ऐड किए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू के लिए, जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ओपन होगा। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है यह। अभी जो हमने पढ़ा इस पे आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ये 2018 में पूछा गया था। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पार्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये करेक्ट है, अभी हमने इसको सीखा। सेकेंड है, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉ 9th शेड्यूल में प्लेस किए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होंगे। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आपके पास क्या बचता है? ओनली ए आंसर होगा। ये 2018 का क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी अपने कॉन्सेप्ट को कैसे वापस यूज करती है। बहुत पहले ये सवाल पूछा गया था, फिर 2018 में जाकर के यूपीएससी इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करती है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे भी आने वाले फिल्म्स में ये रिपीट हो सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
मैच लिस्ट 1 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल दिए गए हैं विथ लिस्ट 2 जिसमें प्रोविजन दिए गए हैं और आपको कोड में से करेक्ट आंसर चूज करना है। आपके आर्टिकल हैं आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 31, आर्टिकल 31(1). आपके जो प्रोविजंस हैं उसमें जो फर्स्ट है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर आपको याद है तो ये किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 31 की, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट की बात करता था। इसे डिलीट भी किया जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखिए। अगर डी का फर्स्ट है तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए एंड डी। ए एंड डी में से आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको 16 पता है, 16(2) क्या कहता है? पब्लिक अपॉइंटमेंट की बात करता है और उसमें किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने की बात करता है। तो अगर आपको पता है तो 16(2) का क्या होगा? 2 हो जाएगा, जिसमें पब्लिक अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो आपके ऑप्शन बचते हैं सिर्फ ए, फिर आपका डी भी कट जाता है। अब देखिए, आपको बस 2 प्रोविजन पता थे, फिर भी आपने आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे सारे प्रोविजन नहीं पता है। आपको जस्ट देखना है कि क्या आपको एक भी प्रोविजन पता है और क्या आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। बिना एलिमिनेशन के आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको हार्डली 50% क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में आएगा, बाकी को आपको एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना होगा। इसका ऑप्शन है ए। अभी हमने एलिमिनेट करके ऑप्शन ए को फाइंड आउट किया। आर्टिकल 29 को देख लेते हैं। बाकी के आर्टिकल हम पहले पढ़ चुके हैं, बट आर्टिकल 29 हमने नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 29 क्या प्रोवाइड करता है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। आप ध्यान रखिएगा, यह राइट सारे सिटीजन को है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यह सिर्फ माइनॉरिटी के लिए राइट नहीं है। बाकी कोई भी पर्सन, भारत का कोई भी नागरिक अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सकता है। साथ ही साथ इसमें और क्या कहा गया है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। इन ग्राउंड्स के बेसिस पे स्टेट नागरिकों के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहां स्टेट फंड देता हो या स्टेट उसे मेंटेन करता हो। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे आप ध्यान रखें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।